अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप के लास्ट लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। हम लोग ने स्टार्ट किया था सीवीएस को, फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर की। हम लोगों ने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की ड्रग्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने हार्ट फेलियर और उसकी रेलिवेंट ड्रग्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक हो गया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिथमिया को। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में एक और डिजीज एरिथमिया, यानी कि दिल की धड़कन का ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम बीट करना, धड़कना, उसको आप लोग एरिथमिया का नाम देते हो। ठीक है, रिदम का ज़रूरत से नॉर्मल से हट जाना एरिथमिया का नाम देते हो। आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे और हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इसके साथ साथ हम लोग एक्शन पोटेंशियल को पढ़ेंगे। राइट, अब अगर हम लोग एरिथमिया देख लेते हैं तो आप लोग कहते हो एरिथमिया क्या है। एरिथमिया यानी एनी कार्डियक रिदम अदर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड एरिथमियाज। उसको आप लोग एरिथमिया का नाम देते हो। और फॉर एग्जांपल कार्डियक एरिथमिया जिसकी वजह से क्या हो कि अगर तो हार्ट बहुत ही कम, जरूरत से कम स्लोली बीट करे, धड़क रहा हो, तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर तो 60 बीपीएम यानी कि बीट्स पर मिनट, 50 से कम अगर आपके पास बीट्स पर मिनट आती है तो ब्रेडिकार्डिया होगा। या फिर अगर आप कहते हो कि बीट्स आपके ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं, टू फास्ट, यानी आपके पास ये पीक्स तेज़ी के साथ आना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग कहते हो एज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 100 से ज़्यादा मरतबा वो धड़क रहा है, तो टैकीकार्डिया कहलाता है। और ये ब्रेडिकार्डिया होना या टैकीकार्डिया होना एरिथमिया मतलब वजह होती है। फिर आप लोग कहते हो कि हमारी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट हेल्प्स टू हार्ट बीट प्रॉपर्ली डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि हमारे हार्ट बीट को प्रॉपर बीट होने में मदद देती हैं, अगर वो मीन सही तरीके से काम नहीं करती, देन इट विल बी कॉल्ड एज अरिथमिया, या फिर अरिथमिया के वजह बनती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट बीट हमारी नॉर्मल जो हमारी बीट है, यानी कि जो हमारी धड़कन है, वो कितनी होती है, एक मिनट में 72 मरतबा वो धड़कता है। 72 बीट्स पर मिनट हो गया बीपीएम। राइट, अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा अभी कि आप लोगों के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, ये जो सिग्नल्स हैं यानी कि मैसेज जो है वो किस तरह से पहुंचता है आपके हार्ट को। तो वो मैसेज पहुंचता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल का, जिसके अंदर आयंस जो हैं वो सेल्स के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। अब अगर अंदर आएंगे तो हमें मैसेज पहुंचाते हैं, सेल से बाहर जा रहे हैं तो हमें एक एक्शन देकर जाते हैं कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब आपने रिलैक्स होना है। तो उस चीज को देख लेते हैं। राइट, अब जैसा कि एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात कर लेती हूँ कि मेरे पास एक ये हार्ट सेल है, ठीक है, और मैंने कहा इस हार्ट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी ये था इस तरह से गुलाई में था, अब मैंने क्या किया, उसको सीधा कर लिया। ठीक है, सीधा करके मैंने उसको इस तरह से रखा। ठीक है, और ये जो चैनल्स थे वो इस तरह से प्रोमिनेंट होने लगे। राइट, जैसा कि हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल पढ़ ली थी। आज हम लोग सिर्फ सिर्फ इतना देखेंगे दैट कि आप लोगों की अगर सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स हो रही है, अंदर आते हैं, तो वो डीपोलराइजेशन कहलाता है, और डीपोलराइजेशन की सूरत में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, सेल्स या मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और अगर पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे हैं सेल से, तो क्या होगा, ये रीपोलराइजेशन कहलाता है, और वो रिलैक्सेशन ऑफ द सेल्स या मसल्स करते हैं। ठीक हो गया। फिर अगर तो कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं तो हम लोग उसको प्लेट्यू फेज कहते हैं, और उससे भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है सेल्स की या मसल्स की। ठीक हो गया। ये अब हमने ले लिया था मायोकार्डियल सेल ले लिया। ठीक है, जिसकी ये सेल मेम्ब्रेन की बाहर की जगह है, और ये वाली जगह जो है ये सेल मेम्ब्रेन की अंदर की जगह हो गई। ठीक हो गया, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मतलब कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल मीन नेगेटिव 90 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 5 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, फ्रॉम 0 to 4। ठीक हो गया। अब होता क्या है, फर्स्ट फेज यानी कि जो हमारा 0 फेज होगा, उसके अंदर क्या होगा, अब
अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। चाहो तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग क्लिप कर लो, ठीक है, और आप लोग इस तरह की डायग्राम बना दो एक्शन पोटेंशियल की। या फिर जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, आप लोग चाहो तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। ठीक हो गया। अब आप लोग कहते हो कि आप लोगों का जो एक्शन पोटेंशियल है वो 4 फेजेस पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। नंबर 1, आप लोगों ने कहा कि जब सोडियम आयंस अंदर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और हमारा ये जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा था ये पॉजिटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जीरो को थोड़ा सा भी क्रॉस ही करता है कि हमारे अंदर के पॉजिटिव पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं और हमारा ये स्लोप नीचे को आ जाता है, थोड़ा सा नीचे को आ जाता है। ठीक हुआ। अब ये थोड़ा-सा नीचे को आता है कि हमारे पोटेशियम आयन जो बाहर जा रहे थे, बाहर जाना स्टार्ट होते हैं, हमारा स्लोप नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। तो उसी टाइम पर क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आपका जो कैल्शियम आयन्स हैं, वो अंदर आना स्टार्ट होंगे और आपकी पॉजिटिविटी को फिर से मेंटेन कर देंगे। ठीक हो गया? फिर क्या होगा कि एकदम आप लोगों के पोटाशियम आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और आपका स्लोप जो है फिर से नेगेटिविटी की तरफ आता है और ये इस तरह से बेंड हो जाएगा और उसके बाद जो फेज स्टार्ट हो जाता है वो आप लोगों का रेस्टिंग फेज होता है। अब हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि नाम अब हम इसे क्या देते हैं। ये जब हमारा मेन पोटा जब सोडियम आयंस अंदर आ रहा था, डीपोलराइजेशन हो रही थी, ठीक है, तो हम लोग उसको नाम देते हैं फेज 0 का। फिर फेज 1 में जब पोटाशियम आयंस ने बाहर जाना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग नाम दे रहे थे रीपोलराइजेशन का, उसको हम नाम देते हैं फेज 1 का। फिर जब हमारे कैल्शियम आयंस ने हमारा साथ दिया और क्या किया, हमारे पॉजिटिविटी को मेंटेन करने की कोशिश की अंदर की, ठीक है, अंदर की पॉजिटिविटी को मेंटेन करने की कोशिश की, तो इस फेज को हम फेज 2 जो कि हमारा प्लेट्यू फेज होता है। और फिर जब पोटाशियम आयंस बाहर चला गया, ठीक है, और यकदम नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई यानी कि पॉजिटिविटी कम हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोगों ने इसे नाम दिया फेज 3 का और जिसको हम लोग कहते हैं रिपोलराइजेशन। और लास्ट में जब आता है तो ये हमारा रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फेज 4 का नाम देते हैं। और यही फेज 4 हमारा स्टार्ट में आता है जबकि रेस्टिंग फेज होता है। थोड़े टाइम के बाद ये फिर से डीपोलराइजेशन की तरफ जाना स्टार्ट होता है, फिर से वही रिपोलराइजेशन होगा, प्लेट्यू फेज होगा और फिर से जो होगा रिपोलराइजेशन की तरफ आ जाएगा। राइट। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के आयंस जब अंदर आते हैं तो एक मैसेज देते हैं, आयंस बाहर जा रहे हैं तो एक मैसेज देते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम कब आती है, जब ये आयन ज़रूरत से ज़्यादा बाहर चले जाएं, ठीक है, या ज़रूरत से ज़्यादा अंदर आके कॉन्ट्रैक्शन पैदा करें, या फिर आप लोग कहते हो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जाके रिलैक्सेशन पैदा करते हैं, उस टाइम पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। और जो हमारा हार्ट जो नॉर्मल बीट कर रहा था वो फिर अरिदमिया कॉज करता है। राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास हमारी वजूहात क्या है अरिदमिया की। एक तो एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी हो गई, ठीक है, यानी कि सही से काम नहीं कर रहा वो, एबनॉर्मल उसकी ऑटोमेटिसिटी है। दूसरा डिफेक्ट इन द इम्पल्स कंडक्शन, यानी कि सही से मैसेज नहीं पहुंचा रहा वो, आइंस की जो है मीन तबादला जो है वो खराब हो रहा है, उसके अंदर खराबी पैदा आ गई हो गई है। तो फिर यानी कि हमारा इम्प्रॉपर वर्क ऑफ द एसए नोड, हमारा जो एसए नोड है वो सही से काम नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। और इलाज की सूरतों में हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हमारा सोडियम आयन चैनल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो ज़रूरत से ज़्यादा अंदर आ रहा है, तो हम लोग उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर तो हमारे पोटाशियम आयन ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। और इसी तरह से कैल्शियम आयन्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा अंदर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या कार्डियक आउटपुट है उसको वो बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम लोग ब्लॉकर लगाएंगे और उसकी कारकर्दगी को हम लोग कम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को भी हम लोग ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। ठीक है, कि अगर हमारा सोडियम आयन चैनल यानी कि हमारा फेज 0 जो है वो काम नहीं कर रहा सही से, तो हम लोग उसको ठीक करें, फेज 1 को ठीक करें, फेज 2 को और फिर फेज 3 को हम लोग ठीक करें। अब हम इन 4 किस्म के ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हुए
इसके साथ-साथ मैंने अभी आप लोगों को कहा कि इम्प्रॉपर वर्क ऑफ द एसए नोड। एसए नोड क्या होता है? एसए नोड एक्चुअली हमारे हार्ट सेल्स के ऊपर मौजूद होता है एक नोड, उसको हम लोग एसए नोड कहते हैं, जो कि क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्सेस को या मैसेज को फ्रॉम द बॉडी और ब्रेन टू द हार्ट। ठीक है, बॉडी या ब्रेन उसको जो मैसेज दे रहा है उसको हार्ट तक पहुंचाने के लिए एक नोड मौजूद होता है हमारे हार्ट के सेल्स पे। ठीक है, और वो मैसेज किस तरह से कन्वे कर रहा है? बाय कंडक्टिंग द आइंस। ठीक है, आइंस को अंदर बाइट करके वो मैसेज पहुंचा रहा है। एंड arrhythmia occur whenever ऐसे नोड डू नॉट रिसीव द मैसेज करेक्टली। अब ये ऐसे नोड जब सही से काम नहीं करेगा, सही से मैसेज रिसीव नहीं करेगा और डिलीवर नहीं करेगा मैसेज को सही अंदाज में, सही तरीके से, तो क्या होगा, हमारा हार्ट जो है या तो बहुत ज़्यादा स्लोली बीट करेगा या बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक हो गया। और इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए ही हम लोग आयंस को जो है उनको हम लोग उनके चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ताकि जो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर चले गए हैं तो बाहर ना जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा अंदर आए तो अंदर ना आए। राइट। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह इसकी क्लासिफिकेशन को मीन वन बाय वन इनको हम लोग इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लास 1 में क्या आता है, क्लास 2 में, क्लास 3 में और क्लास 4 में। और अगर न तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।